ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको अपने चैनल टाइगर इंसान उस पर एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। बहुत से लोगों की आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, तो मुझे एक बहुत अच्छा टॉपिक मिला, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ ये जानकारी हम शेयर करते हैं। फायर सेफ्टी, फायर ट्रेनिंग, फायर इक्विपमेंट, फायर सेफ्टी सिस्टम के ऊपर कि हम लोगों को, अगर आपको कभी भी भगवान ना करे ऐसा कहीं पर आग लग जाए तो आपको क्या स्टेप्स अपनाने होंगे, क्या क्या आप काम करके वहाँ पर जो लगी आग है उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। ये मैं बिल्कुल बारीकी से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो इस जो हमारी ट्रेनिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड फायर हैजर्ड्स, फायर प्रिवेंशन एंड वर्क प्लेस सेफ्टी प्रैक्टिसेस, यानी कि अग्नि खतरों, अग्नि रोकथाम तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय को समझना। तो मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ। तो जो भी ये मेरे वीडियो देखेंगे, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को हिंदी आती है, तो वो दोनों ही तरह के लोग इस वीडियो को समझ सके। ये मैंने फायर सिस्टम के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप लोग पूरी वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा क्या है? लर्न द करेक्ट यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूजिंग द पास टेक्निक। एक टेक्निक यूज की जाती है पास, ठीक है। आने वाली, क्योंकि ये मेरी वीडियो है, एक वीडियो में तो पूरी नहीं होगी, तो इसमें कम से कम 5 या 6 वीडियो बनेगी। तो पहली वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। पास तकनीक द्वारा अग्निशामक यंत्रों के सही उपयोगों को सीखना। गेन नॉलेज ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स एंड फायर वार्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपातकालीन प्रतिक्रिया, निकासी प्रक्रिया तथा फायर वार्डन की जिम्मेदारियों की जानकारी आज आपको प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। डेवलप बेसिक फर्स्ट एंड स्किल्स फॉर बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक, ब्लीडिंग, चॉकिंग एंड फ्रैक्चर्स। जलने, बिजली के झटके, रक्तस्राव, घुटन तथा फ्रैक्चर के लिए प्राथमिक जो उपचार होता है उसको कौशल विकसित करना है आपने। लर्न CPR टेक्निक्स एंड लाइफ सेविंग रिस्पॉन्स ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी। CPR एक टेक्निक्स होती है जब व्यक्ति की सांसें या उसका हार्ट वर्क करना बंद कर देता है, तो हम CPR टेक्निक से खुद भी CPR टेक्निक को यूज करके किसी व्यक्ति को उसकी जो जान है वो दोबारा से वापस दे सकते हैं। तो CPR टेक्निक एवं चिकित्सक आपातकाल में जीवन रक्षक प्रक्रिया कैसे सीखेंगे उसके बारे में भी बात करें। तो टाइप ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी कितने टाइप्स की होती है? नेचुरल इमरजेंसी होती है और मैन मेड इमरजेंसी। ऐसी इमरजेंसी है जो नेचुरल है और ऐसी इमरजेंसी है जो मैन मेड है। तो सबसे पहले नेचुरल इमरजेंसी में फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है और सुनामी आती है और साइक्लोन आता है, तूफान, ठीक है। मैन मेड इमरजेंसी में फायर आता है, एक्सप्लोजन आता है और लार्ज क्वांटिटी ऑफ केमिकल स्पाइलेज आता है और द जो टॉक्सिक लीकेज आता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। नेचुरल इमरजेंसी और मैन मेड इमरजेंसी होती है, टाइप्स ये इनके हैं। तो इतिहास के अगर हम पन्नों को देखें तो वर्ष 2005 में नागपुर महाराष्ट्र में संस्थान था, कोचिंग इंस्टीट्यूट था, बंसल पाठशाला। उसमें एक आग से ही रिलेटेड हादसा हुआ जिसमें लगभग 150 छात्र जो स्टूडेंट्स थे उनको सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। क्यों कामयाब रहे? क्योंकि उनके वहाँ पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स अच्छे लगे हुए थे और वह अपने बच्चों को सेव करने में कामयाब रहे। तो मुख्य कारण और कमियां क्या रही है? बिजली, जो वहां पर आग लगी थी उसका क्या कारण था? बिजली का अत्यधिक लोड वहां कारण रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोड। और ज्यादातर जो छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें ही फायर सेफ्टी अक्सर अपना दम तोड़ देती है। जांच के बाद वहां पर पाया गया कि यहाँ आग से सुरक्षा यानी फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और नियमों में भारी कमियां थी, जिसके कारण यहाँ पर ये दुर्घटना हो गई थी।
ठीक है। उसी तरह एक और घटना हुई, अग्नि दुर्घटना, जो 2019 में हुई। स्थान कहाँ हुई है? खम, तेलंगाना में। संस्थान क्या था? सरकारी एससी गर्ल्स हॉस्टल, यानी गवर्नमेंट एससी गर्ल्स हॉस्टल था। एक छात्रा की उसमें मृत्यु हो गई थी। मुख्य कारण क्या था? रात के समय हॉस्टल की इमारत में शॉर्टकट होने की आशंका थी, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई थी। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से हमने लिया है। तो डबवाली, हरियाणा, 1995 में भी एक घटना हुई, जो स्कूल वार्षिक समारोह, स्कूल का एनुअल फंक्शन चल रहा था, जिसके कारण 1995 में डबवाली हादसे में भारी संख्या में मौतें होने का कारण बन गया था। और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कार्यक्रम के दौरान आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपने क्या करना है? जब भी कोई पंडाल या कार्यक्रम क्षेत्र में हमेशा एक से अधिक और चौड़े निकास यानी कि एग्जिट द्वार होने चाहिए। किसी भी एग्जिट गेट को बंद या ब्लॉक नहीं करना चाहिए। बिजली के अस्थायी कनेक्शनों को पूरी तरह जांच करें ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो सके। ठीक है। तो जो ये खम, तेलंगाना में सरकारी हॉस्टल में हुआ, रात के समय ये हादसा हुआ था, तो इसका मुख्य कारण क्या था? हॉस्टल या रात की पाली यानी नाइट शिफ्ट के दौरान सुरक्षा के लिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए था? तो कर्मचारियों को क्या करना चाहिए था? रात के समय ड्यूटी पर मौजूद जो स्टाफ था उसको बेहद सतर्क रहना चाहिए था। पुराने या खुले तारों को यानी लूज वायरिंग जो होती है कि मरम्मत करवाने का अग्रसर उनको होना चाहिए था। और उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि रात में जो मुख्य निकास द्वार है वो आसानी से खोले जा सके। वो टाइट थे और उनकी जो लूज वायर थी वो भी ओपन पड़ी थी। ताले की चाबी ड्यूटी स्टाफ के पास उपलब्ध होनी थी, वो उनसे दूर पड़ी थी, जिसके कारण उनको काफी देर हो गई। तो ये नाइट शिफ्ट मस्ट रिमेन विजिलेंट, इंस्पेक्ट एंड रिपेयर लूज और old electrical wire promptly. Ensure that emergency keys are easily accessible to the duty staff so exits can be instantly at night. तो ये चीज आपने ध्यान रखना था। तो ये मैं अभी एक वीडियो में आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फायर होती क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स क्या होते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर्स के क्या मेथड होते हैं। इन तीन चीजों और एक्सटिंग्विशर्स मीडिया क्या होता है, तो इन 4 चीजों पे हम बात करेंगे। तो अभी आज का जो ये फर्स्ट पार्ट है, ताकि मैं ये चाहता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये मेरे व्यूअर्स, जितने आप ये वीडियोस देखें, आपको पता चले फायर क्या होती है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इससे हम कैसे सेफ्टी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी इस वीडियो को भेजिए। ओम नमः शिवाय।